चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं मेदांता हॉस्पिटल के सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रमनजीत सिंह, और साथ ही हमारे साथ सिसोल कॉस्मेटिक की को फाउंडर मनीषा चोपड़ा हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर रमनजीत आपसे होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात कही गई है इस रिपोर्ट में कि इसमें जिस तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, इसमें कैंसर, थायराइड तक हो सकता है। तो आप जरा बताएं सर, चूँकि आप स्किन के डॉक्टर हैं, आप बताएं कि क्या आपके पास इस तरह के मामले आते हैं क्या, कि जहां पर मेकअप की वजह से कोई साइड इफेक्ट हुआ हो, कुछ दिक्कत हुई हो। इसको जरा पहले अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप साझा करें सर, और फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। डेफिनेटली ये जो आपने बताया इस रिपोर्ट में, ये बिल्कुल ही सच है और सत्य पे बेस्ड है। आजकल क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज, बिकॉज जो स्किन के प्रोडक्ट्स हैं, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, हर कोई यंग दिखना चाहता है, एजिंग कोई नहीं चाहता। तो इसके लिए जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स निकालती हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल्स डाल दिए जाते हैं। वो केमिकल्स किस मात्रा में डालने हैं, कितने डालने हैं, वो कितने समय तक यूज़ करना है, इसके बारे में ये कंपनीज कोई जो यूज़ करते हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको इस बारे में कोई प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स नहीं देती है। तो इसके कारण बहुत सी कठिनाइयाँ हो जाती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनको स्किन में हो जाती है। स्किन के साथ साथ लंबे समय तक यूज़ करने से हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं। ओवर द काउंटर अगर प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ किए जाएं, उनमें अगर मात्रा, जैसे विभिन्न केमिकल्स होते हैं, आप अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप सनस्क्रीन्स ही ले लें, सनस्क्रीन्स में पाबा एक केमिकल होता है जो डाला जाता है। अगर वो लंबे समय तक यूज़ किया जाए तो इट इज़ अ कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर बनाने में सक्षम है वो। इसी प्रकार जैसे शैम्पूज़ यूज़ होते हैं, बच्चों के लिए शैम्पूज़ यूज़ होते हैं, उसमें फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग होता है। अगर उसकी मात्रा ज़्यादा कर दी जाएगी, अगेन बालों में लश्चर ला देगा, बालों में चमक ला देगा, बट वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो स्किन में और प्रॉब्लम जैसे सोरियासिस का डेवलप होना, कॉन्टैक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस डेवलप होना, और लंबे समय तक अगर उसका नहीं देखभाल करी जाए, नहीं उसको रोकथाम करी जाए, तो वो आगे चल के स्किन कैंसर्स में भी चेंज हो जाता है। सो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग उनमें चीज़ें जो उपयोग मतलब डाली जाती हैं, उसके अंदर जो फॉर्मुलेशंस डाले जाते हैं, अगर ये डर्मेटोलॉजिस्ट से अगर साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है तो दे आर मच मोर हार्मफुल। उनके यूजेस के उपयोग में बजाय उनके नुकसान और ज़्यादा देखने में मिलते हैं, और ये बहुत ही कॉमन है आजकल। अच्छा, ये आपने डिटेल में बताया कि हाँ वाकई इस तरह के खतरे होते हैं और इस तरह के मामले भी सामने आते हैं। अब मनीषा जी, जो बात अभी डॉक्टर रमनजीत सिंह जी ने कही कि अगर बिना अप्रूव्ड, मतलब डॉक्टर से बिना अप्रूवल लिए अगर इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं तो उससे खतरा ज़्यादा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब इस तरह के प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं, तो क्या उसमें डर्मेटोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, वहाँ से कुछ अप्रूवल लिया जाता है, वो प्रोसेस को फॉलो किया जाता है? इस पर क्या कहेंगे आप? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर सिंह के साथ। आई मीन ये जरूरी है कि हमें केमिकल्स नहीं यूज करने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हर प्रोडक्ट के लिए या हर जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसके लिए हम डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूवल्स लें, बिकॉज वो सारा प्रोसेस ना खाली टाइम बट आई मीन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ऑल टुगेदर। तो इसमें ये है कि जो हमारी भारतीय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले जिसको हम एफडीए अप्रूवल्स बोलते हैं। तो एफडीए अप्रूवल्स एक मस्ट चीज है। तो जब भी कोई आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसमें आप अगर ये चीज देखते हैं कि वो एफडीए अप्रूव्ड है, बिकॉज एफडीए ने हर केमिकल की यूसेज की एक मात्रा डिफाइन करी हुई है। तो जिस मात्रा से आप ज्यादा उसको नहीं यूज कर सकते, तो वो अगर आप एफडीए अप्रूव, एंड दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। इंडिया में जो एफडीए के रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो होते हैं। तो अगर आप उनको उसी मात्रा में यूज कर रहे हैं तो आई पर्सनली बिलीव ऐसा कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, बिकॉज एफडीए अप्रूवल इज कंसिडर्ड एज द टॉप लीग। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि चूंकि एफडीए से अप्रूवल लिया जाता है
तो इसलिए वहाँ पर चेक एंड बैलेंस होता है। चलिए, ये तो अलग मसला है कि अप्रूवल FDA की तरफ से लिया जाता है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर से भी अप्रूवल लिया जाना चाहिए जब इस तरह के उत्पाद आते हैं तो। लेकिन चलिए, मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ। और अब डॉक्टर रमनजीत सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि एक कंज्यूमर के लिए क्या रास्ता है, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने जाता हूँ तो मैं तो समझ नहीं पाऊंगा कि किसमें कितना केमिकल है और कौन सा खतरनाक है, कौन सा खतरनाक नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि अच्छे ब्रांड का देख के ले लूँ कि भाई हाँ अच्छे ब्रांड का है तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये अच्छा होगा। लेकिन क्या एक कंज्यूमर के पास कोई रास्ता है या कुछ ऐसा उपाय आप बताएंगे, सुझाएंगे, जिससे हम लोग भी कुछ हद तक, ठीक है पक्के तौर पर नहीं या पूरी तरह से नहीं, लेकिन बहुत हद तक ये पहचान पाएँ कि हाँ ये उत्पाद हमारे लिए ठीक होगा या नहीं होगा? इसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस सर हमारे एंड से हो सकता है क्या? देखिए, इसमें ऐसा है कि US FDA अप्रूवल तो बिल्कुल ठीक बोला, वो तो हर प्रोडक्ट में चाहिए होता है, बट उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कितने समय तक यूज़ कर सकते हैं वो एक मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। प्लस उसके अलावा जैसे छोटे छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, वहाँ पे भी लोग रहते हैं, तो वो लोग जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो इतने महंगे प्रोडक्ट्स तो यूज़ नहीं कर सकते। तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं जो लोकल कंपनीज बनाती हैं, तो वो मतलब आप ये देखिए हर चीज़ में आजकल मिलावट हो सकती है और हर एक प्रोडक्ट ऐसा नहीं हो सकता कि हर प्रोडक्ट FDA के थ्रू ही मार्केट में लॉन्च होए, मार्केट में आ जाए। तो ऐसी जगहों पे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनमें ये सब प्रॉब्लम्स होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जो आप प्रोडक्ट्स जो लॉन्च होते हैं, जो दिए जाते हैं, उनमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे आप कॉमन एक एग्जांपल है, जैसे हेयर शैम्पूज़ हैं या जो आप कलोन्स, डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं, उनमें आप अगर पढ़ें तो उस पे लेबल पे फ्रेगरेंस लिखा होता है। अब वो फ्रेगरेंस जो है, खुशबू है, सेंट है, वो किस केमिकल से आ रही है वो तो मेंशन नहीं है। तो वो अगर मेंशन नहीं है तो हाउ वुड यू नो, आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर जो केमिकल है वो आपको नुकसानदायक है कि नहीं है? ऐसे ही जो स्किन लाइटनिंग क्रीम्स होती है उनमें जैसे एक केमिकल होता है हाइड्रोक्विनोन, जो कि एक लाइटनिंग एजेंट है, स्किन को ब्राइटन करता है, स्किन को लाइटन करता है। अब हाइड्रोक्विनोन की क्रीम्स आप मार्केट में दे दीजिए, बट वो हाइड्रोक्विनोन उस पर मेंशन भी होगा, बट कॉमन आदमी को ये नहीं पता कि इसको कितने समय तक हम मैक्सिमम टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो वो अगर हम 4 महीने 6 महीने से ज़्यादा लगाएंगे तो वो स्किन कैंसर का उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इन सब चीज़ों की एक तो ड्यूरेशन होना जरूरी है। इट शुड नॉट बी यूज्ड, कितने समय तक लगा सकते हैं, सेफली लगा सकते हैं, उसके आगे नहीं लगा सकते। प्लस जो केमिकल्स हैं उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उस पर क्लियरली अगर मेंशन होए तो आपको पता चल सकता है कि ये जैसे कार्सिनोजेनिक है या ये एंडोक्राइंस की तकलीफ़ें बढ़ा सकता है। तो इनको फिर नेचुरली लोग अगर पढ़ के उसके बारे में फिर खुद ही नहीं, आई डोंट एक्सपेक्ट कि कंपनीज उनसे डर्मेटोलॉजी से, बट अगर ओवर द काउंटर यूज़ कर रहे हैं तो कुछ समय के बाद लोगों के दिमाग में खुद ही आने लगता है कि इस पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अब ये मैं कितने समय तक इसको आगे यूज़ कर सकता हूँ, तो उससे फिर वो डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो ये सब नुकसान से, ये सब कठिनाइयों से बच सकते हैं। यस, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि एटलीस्ट प्रोडक्ट के ऊपर तो लिखा जाना चाहिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, ये किस तरह से नुकसान भी कर सकता है। मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बात आपने बहुत सही कही कि आप फ्रेगनेंस के में किस तरह का केमिकल इस्तेमाल हुआ है ये कोई कंज्यूमर या कोई कस्टमर कैसे पकड़ पाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। अब मनीषा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बात डॉक्टर सिंह कह रहे थे कि प्रोडक्ट के ऊपर बहुत साफ सुथरे शब्दों में लिखा जाना चाहिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो नियमित लिपस्टिक लगाती हैं महिलाएँ वो अब तक कई पाउंड जहर खा चुकी हैं। मतलब ये रिपोर्ट में बहुत चौंकाने वाली बात, और हालांकि बात ये डराने वाली है, लेकिन हमारा मकसद डराना नहीं है बल्कि आपको अलर्ट करना है कि जब आप इस तरह के उत्पाद का इस्तेमाल करें तो उसके बारे में बाकी जानकारियां भी आप रखें। 231 ब्यूटी उत्पाद में से 52% में जहर, मस्कारा के 82% और लिपस्टिक के 62% प्रोडक्ट सैंपलिंग में फेल हो गए हैं। आपको लगता है कि ये जो फ्लोरीन की पुष्टि हुई है ये साफ साफ लिखा जाना चाहिए पैकेट के ऊपर कि हाँ इसमें फ्लोरीन है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इस तरह की क्लैरिटी क्यों नहीं होती है? मैं बोलूँगी
जरूर ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक पैकेजिंग पे, जब हम कोई बॉक्स का पैकेज लेते हैं, वो होती है उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट। लेकिन जो एक आम कंज्यूमर है उसको आइडिया नहीं होता है कि उसमें इंग्रेडिएंट्स में क्या पढ़ना है, क्या देखना है और क्या मिस करना है। तो ज्यादातर ठीक ऐसा होता बात है जो बड़ी कंपनी है वो जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसको लिख देते हैं, जैसे एलोवेरा है उसमें या कोकोनट ऑयल है, जो भी उस टाइप की चीजें वो लिख देते हैं। लेकिन जो एक्चुअल केमिकल्स हैं, जो अच्छा ठीक अच्छा है वो लिख उनको, देती है। हाँ जी, जो अच्छा अच्छा है, हाँ। लेकिन जो एक्चुअल केमिकल्स है उसको एट टाइम्स वो लोग नहीं लिखते हैं, जो कि डेफिनेटली एज अ कंपल्शन होना चाहिए। अगर उसमें आप कोई 0.1 ग्राम भी कोई चीज डाल रहे हैं, कोई 0.1% में भी कोई चीज डल रही है, तो वो जरूर राइट होना चाहिए। और अगर अब हम बात करें राइट। फ्लोरीन की, ठीक है, फ्लोरीन बेसिकली ठीक बात। टेफ्लॉन करके एक केमिकल होता है, उसका पार्ट है, ठीक है। और इसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं जो यूज होते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, ठीक है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो होगा जैसे कि आपकी आई शेडो में, मस्कारा में, लिपस्टिक में, ठीक है। इसका रीजन ये है कि जो हमारी आईज के आसपास जो एरिया होता है वो आई शेडो और आईज का ये सबसे पतली स्किन होती है। अब मस्कारा और लिप्स, ये दो ऐसी राइट जगहें राइट। हैं हमारे फेस पे जिसके थ्रू वो हमारी डर्मिस लेयर पे जा सकता है, जिसके थ्रू वो ब्लड सेल्स पे जाएगा और हमारे इंटरनली हमें हार्म कर सकता है। इसलिए जब आप ये बात बोल रहे हैं कि लिपस्टिक के थ्रू ओके बिल्कुल। राइट बहुत जहर मतलब खाया है, तो आई वोंट डिनाई दैट। इसलिए जैसे हम लोग सीसो में हम लोग लेड फ्री लिपस्टिक्स वो करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो आपकी लिपस्टिक्स हैं उसमें ना ही कोई टेफ्लॉन ठीक का बात। केमिकल हो, ना लेड फ्री हो। एग्जैक्टली या बिल्कुल ठीक बात है ये। मतलब आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ इस तरह से डिटेलिंग होनी चाहिए। लेकिन अब डॉक्टर रमनजीत जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है हम सब के लिए, और चूंकि हम लोग एंकर हैं तो हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि जो मेल एंकर हैं उनका मेकअप थोड़ा हल्का होता है, कम होता है, लेकिन जो हमारी फीमेल कलीग हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेकअप उनको भी करना पड़ता है। तो आप जरा बताएं सर कि क्या अगर मान लीजिए किसी ने मेकअप किया, जैसे हम लोगों ने मेकअप किया, तो क्या लंबे वक्त तक मेकअप लगा कर रखना, क्रीम पाउडर लगा के रखना चेहरे पर, ये खतरनाक होता है? इस पर सर क्या क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लंबे वक्त तक मेकअप लगा के नहीं रखना चाहिए, बीच बीच में उतार लें, मुंह धो लें, क्या करें सर? देखिए, जो आप मेकअप करते हैं उसमें मेकअप करना कोई नुकसानदायक नहीं है। एक तो जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करें, जैसे ओवर द काउंटर नहीं लें, और सबकी स्किन अलग अलग टाइप की होती है। सो किसी की अगर ड्राई स्किन है तो उसको ओवर हाइड्रेशन करना, उसको ओवर मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह आने लगते हैं। इसी प्रकार मेकअप के साथ साथ सनस्क्रीन्स का उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम सनस्क्रीन नियमित रूप से नहीं लगाते हैं तो फोटो डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, फोटोटॉक्सिसिटी होने लगती है, स्किन पे झुर्रियाँ, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, ये सब बढ़ने लगता है। सो ये सब मेकअप के साथ साथ ये सब चीज़ें लगानी भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। उसके बाद में जब आप मेकअप करके वापस, जब आपके ड्यूटी आवर्स ख़त्म होते हैं, तो मेक श्योर कि आप उसको घर पहुंचते ही उसको अच्छे क्लिनजर से उसको क्लीन कर लें, अपनी स्किन को क्लिनज कर लें। उसके बाद में मॉइस्चराइज़र लगाएं, और सीरम्स वगैरह, आजकल जो कई तरह के सीरम्स आते हैं जो आपके स्किन के सेल्स को वापस रिजुविनेट करते हैं, वापस रीबिल्ड करने में मदद करते हैं, आपके स्किन के नीचे जो कोलेजन होता है उसकी रीग्रोथ करने में मदद करते हैं। तो उन सब चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। सो मैंने जैसे बताया, मेकअप यूज़ करें बट उसको लिमिटेड पीरियड के लिए रखें। और कई तरह के मेकअप्स होते हैं जो कि फोटोटॉक्सिक होते हैं, उनको लगा के सूरज की किरणों से दूर रहना होता है। और अगर आपको धूप में निकलना ही है तो नियमित रूप से सनस्क्रीन्स का उपयोग करें, और वापस आके एक पर्टिकुलर रिजिम होती है जो आप फॉलो करें, तो उससे आप अपनी स्किन को इन सब ये जो मेकअप है ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करने के लिए, या आप जो लाइट्स, आपकी आर्क लाइट्स पड़ती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं अंदर भी, जैसे आप अंदर होते हैं स्टूडियोज़ में, तो उन सब से आपको बचाव करती हैं। तो ये अगर फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनमें से कई एक प्रोडक्ट्स होते हैं जो, जैसे हम लोग लाइटनिंग के एजेंट्स होते हैं, हाइड्रोक्विनोन होता है, ऐसे ही जो फाइन लाइंस को रिमूव करने के लिए या स्किन को रिजुविनेट करने के लिए हम लोग रेटिनॉइड्स यूज़ करते हैं। तो ये सब प्रोडक्ट्स जो होते हैं, दे आर हाईली फोटोटॉक्सिक।
तो इनको हम दिन के समय में यूज नहीं कर सकते हैं, ये उस पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ये सिर्फ रात के समय में एक डिम लाइट में यूज कर सकते हैं। अच्छा। और सुबह के टाइम पे अगर इनको हम लगा के लाइट में जाते हैं, डे लाइट में जाते हैं, तो आप फायदे की जगह और अपने लिए नुकसान करते हैं। ये आपने बहुत सही जानकारी दी है। अब मनीषा जी, मैं आपसे अपने महिला दर्शकों के लिए एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जो हमारे दर्शक हैं, इस वक्त जो महिला दर्शक हैं, उनको आप क्या ब्यूटी टिप्स देना चाहेंगी, सेफ ब्यूटी टिप्स, कि मेकअप करें किस तरह से करें, क्या सावधानी बरतें मेकअप करने में ताकि उनको कोई नुकसान ना हो? जो कुछ टिप्स जो मैं देना चाहूंगी, पहले तो मैं डॉक्टर सिंह से कंप्लीटली एग्री करती हूँ कि नीचे SPF, आपकी स्किन जो है वो सुपर हाइड्रेटेड होनी चाहिए। हाइड्रेशन के बाद अगर आपने एक SPF का लेयर दिया हुआ है आपकी स्किन पे, तो आपने जो अंदर की लेयर्स हैं स्किन की, उसको प्रोटेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर से अगर फाउंडेशन या BB क्रीम या CC क्रीम लगा रहे हैं, तो उसका जो इफेक्ट है आपकी इंटरनल लेयर्स के ऊपर, जो स्किन की अंदर की लेयर्स हैं, उन पे उतना ज्यादा नहीं होगा। तो डेफिनेटली अपने स्किन के प्रोटेक्शन के बारे में सोचना सबसे पहले जरूरी है। और हम लोग बहुत बार ऐसे देखते हैं कि बहुत महिलाएं ऐसी होती हैं कि अगर उनको एक पिंपल हुआ या ड्राई स्किन है, तो उसको फाउंडेशन लगा के कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है लाइफ में कि आप उसको पहले ठीक करने की कोशिश करिए। अगर आप वो एक्ने को, वो पिंपल को ठीक करेंगे, तो आपको उतना मेकअप का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने अपनी स्किन को क्लीन एंड क्लियर रखा है, अगर आपने अपनी स्किन को अच्छा मेंटेन किया है, तो आपको उतना मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही अगर आपकी जो लिप्स हैं, लिप्स को आप हमेशा बाम लगा के, लिप बाम या घी इस्तेमाल करके थोड़ा सा मॉइस्चराइज रखेंगे, तो आपको लिपस्टिक भी कम लगानी पड़ेगी। और आजकल ऐसी टिंटेड लिप बाम्स आती हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं लिपस्टिक्स की जगह, ताकि रोज की रोज लिपस्टिक्स ना लगाई जाए। उसके अलावा मतलब अगर आप जैसे अगर आप अपने आई मेकअप या मस्कारा लगा रहे हैं, तो बहुत लोग उसको सोने के टाइम ढंग से निकालते नहीं है, मतलब बस मुंह धोया और सोचते हैं मेकअप निकल गया। तो लेकिन अगर आपने अपना मस्कारा ढंग से नहीं रिमूव किया है, तो जैसे कि डॉक्टर सिंह ने बोला कि उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। उससे आपकी आंखों में इरिटेशन हो सकता है, आपकी पलकें निकल के गिर सकती हैं और ड्राई हो सकती हैं आपकी आईज और लैशेस। तो इसलिए अपना मस्कारा जो है उसको सही तरीके से उतारना ज्यादा जरूरी है। और चौथा पॉइंट ये कि वाटरप्रूफ प्रोडक्ट्स कम से कम इस्तेमाल करिए डेली पर्पस के लिए, बिकॉज जो वाटरप्रूफ प्रोडक्ट को उसमें जो टेफ्लॉन की क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है, एंड क्योंकि लॉन्ग स्टे या ग्लॉस देने के लिए टेफ्लॉन का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और लेकिन अगर आप क्या बोलते हैं कि वाटरप्रूफ प्रोडक्ट जो है उनको निकालना भी उतना ही मुश्किल होता है। तो अगर ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी स्किन को ज्यादा हानिकारक हैं, तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि ऐसा कुछ ना इस्तेमाल करें या कम करें। राइट मैम, राइट। ये अच्छे सुझाव हैं आपके हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब सिंह साहब आपसे संक्षेप में जवाब दें सर, कि क्या शैम्पू और जेल का ओवर यूज भी खतरनाक है? क्या इसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए? डेफिनेटली जो भी चीज़ आपको अच्छी फील देती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो आते ही आते हैं। अभी जैसे आप लोग शैम्पूज़ हम लोग यूज़ करते हैं, तो शैम्पूज़ करें, नियमित रूप से करें, बट बहुत फ्रीक्वेंट हेड वॉश करने से जो हेयर का क्यूटिकल होता है, बाहर का जो कवरिंग लेयर होती है वो हटने लगती है, वो ख़राब होने लगती है। तो उससे आपके बाल रूखे हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं, तो वो जल्दी झड़ने भी लगते हैं। इसके लिए कोशिश करें जब भी हेयर वॉश कर रहे हैं, हेड वॉश कर रहे हैं, तो उससे घंटा पहले कोकोनट ऑयल का उपयोग कर लें, उससे जिससे कि एक कोटिंग बन जाए बालों पे। उसके बाद अगर शैम्पू करते हैं तो उसका जो केमिकल्स होते हैं उनका इल इफेक्ट होना कम हो जाता है। इसी प्रकार बहुत फ्रीक्वेंटली वॉश नहीं करना चाहिए। अगर हमारा ज़्यादा धूल मिट्टी डस्ट में काम नहीं है तो कोशिश करें एक एक दिन छोड़ के करें या दो दो दिन छोड़ के करें। बट अगर ज़्यादा डस्टी एनवायरनमेंट में है तो उसको बालों को साफ रखना भी बहुत ज़रूरी है। और जो भी केमिकल, जो भी शैम्पूज वगैरह लेते हैं उसमें चेक करें, अगर वो पीएच बैलेंस शैम्पूज हैं, दे आर लेस हार्मफुल रेदर देन जो बाकी आप नॉर्मल शैम्पूज यूज़ करते हैं। और अगर लगे कि कोई शैम्पू, जैसे हम लोग किसी को अगर सिबोरिक डर्मेटाइटिस है, एक्सेसिव डैंड्रफ है, तो उसके लिए हमें दूसरे स्पेशलाइज्ड शैम्पूज होते हैं, टार बेस या कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पूज होते हैं, तो उनका भी अगर उपयोग कर रहे हैं
तो बहुत लंबे समय तक नहीं ओके। करें, बिना डॉक्टर की पूछताछ के, बिना उसकी कंसल्टेशन के ठीक नहीं बात। करें, तो हम आपको अपने आप को नुकसान कम दे सकते हैं। ओके सर जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिंह आपका और मनीषा जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि जब भी आप मेकअप का सामान इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।